गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र आज का टॉपिक होगा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत विभव कैलकुलेट कर लिया था किसी डायपोल के लिए। ये डायपोल है हमारा, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी कंसीडर किया था। उसके लिए हमने विभव कैलकुलेट कर लिया था और वो आया था के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी विभव की सहायता से हम आज विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। वी नो डेट ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। हमें पता है जो विद्युत क्षेत्र है ना वो विद्युत विभव के ग्रेडियंट के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? डेल वी। ये है विद्युत विभव का ग्रेडियंट, तो इसके ऋणात्मक के इक्वल होता है विद्युत क्षेत्र। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल के लिए पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया था और वो आया था के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गई वी की वैल्यू। अब हम यहाँ पे डेल की वैल्यू लिखने वाले हैं। तो डेल की वैल्यू कार्तीय निर्देश तंत्र में सबको पता है क्या होती है? आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड। ये होती है कार्तीय निर्देश तंत्र में, जहाँ हम आई केप जे केप के केप के फॉर्मेट में हम वैल्यूज को लिखते हैं। यानी कि एक तरफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का हम यूज करते हैं। यह है कार्तीय निर्देश तंत्र। लेकिन आज हम कार्तीय निर्देश तंत्र की जगह स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, गोलीय निर्देश तंत्र का यूज करने वाले। तो गोलीय निर्देश तंत्र यह आपके लिए नया होगा, इसलिए इसलिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन आपकी बीएससी सेकेंड ईयर में आने वाला है। इसलिए आपको सिर्फ इस डेरिवेशन के लिए केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? डेल इज इक्वल टू आर केप डेल बाई डेल आर, थीटा केप 1 अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा, फाई केप 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस डेरिवेशन को इजी करने के लिए। सेम जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो होता था, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? जो आर के है ना, ये डिस्टेंस को बताएगा किसी फिक्स पॉइंट से। जैसे अपने पॉइंट पी है ना, तो इसी डिस्टेंस को बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे आर केप। और जो एंगल बना रहा है डायपोल के एक्सिस से वो होगा थीटा केप। तो ये दोनों समझ गए आप, आर और थीटा। जो फाई होता है ना वो 3D के लिए होता है। अपन यहाँ पे जो कंडीशन लेके चल रहे हैं वो 2D की है, इसलिए फाई केप वाली टर्म अभी आपके काम की नहीं है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। तो अपने पास फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, जहाँ V की वैल्यू है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जो डेल की वैल्यू है ये अपने पास है। इन दोनों वैल्यू को, डेल और V की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और अपने पास जो नई इक्वेशन बनने वाली है वो कुछ ऐसी होगी। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल। तो डेल की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं और ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है। और वी की जगह हम रखेंगे के पी कोस्ट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब है ना, हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहले आर कैप डेल बाई डेल आर से मल्टीप्लाई होगा, तो आर कैप ये रहा डेल बाई डेल आर, और ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो ये आ गया। ऐसे ही
थीटा कैप से मल्टीप्लाई हो गया और फाई कैप वाली टर्म से भी ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे भी कैप है तो ये इसे मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म है ना, इसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे के पी कोस थीटा ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और 1/r² का आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने वाला है और वो डेरिवेटिव हो जाएगा -2 1/r³। तो ये आ जाएगा -2 1/r³। तो क्या बन जाएगा, के पी कोस थीटा तो बाहर आ गया, ये लो के पी कोस थीटा और 1/r² का डेरिवेटिव की क्या बना -2 1/r³ और ये आर कैप प्लस ये 1/r बाहर है और इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने वाला है। तो के पी अपॉन r² ये तो बाहर आ जाएगा और जो डेरिवेटिव होगा थीटा के रेस्पेक्ट में केवल कोस थीटा का होगा और कोस थीटा बन जाएगा -sin थीटा, यानी कि कोस थीटा बन जाएगा -sin थीटा। तो 1 के पी अपॉन r² बाहर आया और एक 1/r पहले से बाहर है, तो ऐसे ये हो जाएगा r³ ये के पी और ये कोस थीटा की जगह हो जाएगा -sin थीटा और थीटा कैप ये आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। अब थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म में देखना, यहाँ पे जो डेरिवेटिव हो रहा है इस ब्रैकेट का वो फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है और फाई की कोई टर्म है नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये टर्म हट जाएगी। मैंने बोला था आपको कि ये अपनी जो टर्म है ना, ये जो फॉर्मूला है अपना पोटेंशियल का, ये आर और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फाइव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं और 2D में आर और थीटा से काम चल जाएगा और थर्ड टर्म 0 हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा 2 के पी कोस थीटा अपॉन r³ आर कैप और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस होके क्या बन गया, के पी साइन थीटा अपॉन r³ ये थीटा कैप। तो ये हो गई आर कैप कंपोनेंट और ये हो गया थीटा कैप। अब है ना, आर कैप वाले को हम अलग से क्या बोल देते हैं, जो आर कैप वाला है ना इसको अलग से हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, त्रिज्य घटक, ई आर से लिखते हैं और ये हो जाएगा ये 2 के पी कोस थीटा अपॉन r³। इसको रेडियल कंपोनेंट या त्रिज्य घटक बोलते हैं। ऐसे ही जो थीटा वाली टर्म है ना, थीटा कैप वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, एजिमुथल कंपोनेंट या फिर दिगंशी घटक ई थीटा। ये हो जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन r³। इनका मीनिंग समझते हैं क्या हुआ। देखो, ये अपने पास डायपोल था और हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से हमें दो घटक मिले, एक आर कैप, तो आर कैप वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का घटक आर कैप की डायरेक्शन में होने वाला है ये। तो आर कैप की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2 के पी कोस थीटा अपॉन r³, यानी कि ये। ऐसे ही जो थीटा कैसे बन रहा था, ऐसे, तो थीटा कैप वाली डायरेक्शन ये हो गई, थीटा कैप वाली डायरेक्शन हो गई ये। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होने वाला है के पी कोस थीटा अपॉन r³। तो ये थीटा की डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के पी कोस थीटा अपॉन r³। सॉरी, यह कोस नहीं साइन आने वाला है। हाँ, यहाँ कोस नहीं, यहाँ साइन आएगा। सही कर लेते हैं इसको, तो इसको सही कर लेना, ये कोस नहीं ये साइन थीटा आएगा, क्योंकि हम इसी को तो लिख रहे हैं नीचे। तो ये हो जाएगा के पी साइन थीटा अपॉन r³। तो ये हो जाएगा दिगंशी घटक। तो हमें दो फॉर्मूले मिल गए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पी पॉइंट है ना उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो है 2 के पी कोस थीटा अपॉन r³ आर कैप प्लस के पी साइन थीटा अपॉन r³ थीटा कैप। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर केवल रेडियल कंपोनेंट की बात करें, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर दिगंशी एजिमुथल कंपोनेंट की बात करें ई थीटा की, तो वो हो जाएगा kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, परिमाण की बात कर लेते हैं। तो परिमाण क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के रूप में कोई वेक्टर दिया हुआ और उसका परिमाण लिखना हो, तो हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल पावर 1/2 ऐसे करते थे। सेम वही यहाँ पे करना है, जो घटक है अपने पास उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर उनका होल रूट लेना है। तो यहाँ पे अपने पास दो घटक थे, एक तो ई आर एक ई थीटा, तो ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर का रूट, तो ये अपने पास परिमाण होने वाला है। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ई आर की जगह क्या लिखेंगे, 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस ई थीटा की जगह लिखेंगे kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब स्क्वायर, और इसका लेना है रूट। आगे सोल्व किया तो क्या होगा, तो kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब दोनों का स्क्वायर हो रहा है और फिर 1/2 से बाहर आ रहे हैं, यानी कि बाहर आएगा kp अपॉन आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर है 1/2 तो बाहर आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 2 कोस इनका होगा स्क्वायर, या 2 का हो जाएगा 4 कोस का हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ रहेगा केवल साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 + 1 4 हो जाएंगे ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1, और यहाँ रह जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद में हमने रेडियल कंपोनेंट और एजिमुथल कंपोनेंट्स की बात की, उसके बाद में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया है। तो ऐसे हमने पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसको अलग अलग घटकों में भी देखा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे करके हमारे पास 4 फॉर्मूले आ जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज की क्लास बस यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।